गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब कल ही हमारे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है, तो क्यों ना हम लास्ट मोमेंट के लिए सारे एमसीक्यूज़ को एक बार रिवाइज कर लें। पहला सवाल, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम की स्टोरी आपने अक्सर सुना ही होगा कि डायनासोर मर गए और उनके फॉसिल से बने। अब एक्चुअली में उस टाइम के जितने भी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े थे, उन सब की बॉडी जो फॉसिलाइज बन चुकी थी, उन्हीं से एक तरह से हम देखते हैं कि आज के दिन में कोल एंड पेट्रोलियम बने हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन नेचर। ये ह्यूमन मेड प्रोसेस नहीं है, ये फैक्ट्रीज में नहीं बनाए जाते हैं और साइंटिफिक रिसर्च से इनको आर्टिफिशियली रिक्रिएट करने की कोशिश करा जाता है, लेकिन वो हमारा मेन सोर्स नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वन मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय सीमेंट प्रोडक्शन। अब सीमेंट की स्टोरीज हमने क्लास में डिस्कस करी थी, आपको याद भी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन। सीमेंट के जो बाई प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको कहाँ डिस्पोज करा जा रहा है, उसके बेसिस पे डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन एक्शन रहता है वो एयर एंड सॉइल पोल्यूशन करने में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर इसका कारण बताया जाता है। फिर पूछा जाता है कि ये दोनों जो चीज़ें बताई गई क्या दोनों सच है, और अगर सच है भी तो क्या उसका कारण सही दिया गया है। तो एसर्शन हमें दिया गया है कि सोलर एनर्जी इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और उसका रीज़न बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ये वाला बात सच है कि वो दिन के वक्त ही सिर्फ अवेलेबल रहता है, रात को नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा होगा कि जो एसर्शन दिया गया है वो फॉल्स है, जबकि जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है वो सही है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड स्वराज्य मीन। ये वाला सवाल मैं कहूँगा ईजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्फ रूल। क्वेश्चन नंबर 5, हु स्टार्टेड ए प्रिंटिंग प्रेस एंड सपोर्टेड मॉडर्न मेडिसिन। इसका आंसर हमने क्लास में बार बार पढ़ा ही है। आंसर है ऑप्शन सी, सरफोजी टू। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द मराठा डिक्लाइन। अब इसकी काफ़ी सारी रीजनिंग्स होते हैं, इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, लेकिन जो मेन रीज़न सब एग्री करते हैं वो है ऑप्शन सी, इंटरनल डिसयूनिटी। जो लीडर्स वगैरह थे अलग अलग एरियाज़ में वो रूल कर रहे थे, उनके बीच में एक डिसयूनिटी बन चुकी थी, जिसके वजह से मराठा एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। बाकी सारे और भी कारण हैं, लेकिन वो प्रमुख कारण इसके नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डिड द अष्टप्रधान मंडल प्ले इन मराठा गवर्नेंस। क्या मदद वो करते थे मराठा गवर्नेंस के लिए। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ऑप्शन सी, हेल्पिंग द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर यूरोपियन पावर्स कमिंग टू इंडिया। क्यों यूरोपियन पावर्स इंडिया की तरफ आए थे। तो इसका स्टोरी भी आपको अच्छे से याद है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, टू ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। अब बाकी जो पॉइंट्स आप देखेंगे उन सबको भी आपको लगेगा कि ये तो हमने स्टोरी तो सुना है, हाँ हमें ये वाला पोर्शन याद है कि रिलीजन व्यू फैलाने के लिए आए थे, साथ ही साथ इंडियन कल्चर को स्टडी भी कर रहे थे, हमने ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। लेकिन उनका आने का मेन कारण था यहाँ की स्पाइसेस और टेक्सटाइल के ट्रेड को कब्जा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये वाला आंसर भी ईजी ही कहूँगा मैं। ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। और मैं कहूँगा कि बैटल ऑफ प्लासी वाला पोर्शन पूरा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू एनेक्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। बात तो सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करा गया था, लेकिन क्यों करा गया था, किस तरह से करा गया था। रीज़न यहाँ पे दिया गया है, इट अलाउड एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स विदाउट ए नेचुरल मेल हायर। अगर कहीं किसी स्टेट में मेल हायर नहीं होता है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उस स्टेट को छीन लेगी। तो यही कारण दिखाकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करा गया था बाय द ब्रिटिश टू एनेक्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। हम देख सकते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये जो कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, आमतौर पे मेरा अप्रोच रहता है कि सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर से एक दो मैच करता हूँ, फिर उनको ऑप्शन से मिलाता हूँ, और जब उसी तरह से मुझे ऑप्शन का आंसर मिल जाए तो जल्दी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। लोकसभा का हमें पता है कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है और राज्यसभा होता है अपर हाउस। तो ए का 3
और बी का 4 हमें देखना है। हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही ए का 3 और बी का 4 ऐसे दिया गया है, और फिर सी का 2 और डी का 1। अब आइडिया लगा के कह सकते हैं कि हाँ यही हमारा पक्का आंसर है। विधानसभा जो होता है वो स्टेट लेवल लेजिस्लेचर बॉडी होता है, जबकि विधान परिषद होता है रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट्स को एट द यूनियन लेवल। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द राज्यसभा रेफर्ड एज द परमानेंट हाउस? अब ये वाला सेक्शन आपको बुक से फिर से रिवाइज करना है कल के एग्जाम के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज़ नेवर फुली डिजॉल्व्ड, 1/3 of its members retired every 2 years. Question number 13. What is the key difference between labor and human capital? अब ये वाला सवाल थोड़ा ऐसा है कि कंफ्यूज करना काफ़ी इजी है। आपका आंसर अप्रोच ऐसा रह सकता है कि आप कहेंगे कि कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, दोनों वर्ड का सेम मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस बनता है, सिमेंटिक डिफरेंस हम इनको कहते हैं, कि अर्थ का मीनिंग का। जब हम लेबर की बात कर रहे हैं, हम अक्सर एक्चुअल एफर्ट कितना पुट करा जा रहा है, कितने लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम है, उसका अक्सर हम डेफिनेशन उस तरह से करते हैं। जबकि हम ह्यूमन कैपिटल की जब बात करते हैं तब हम एक ब्रॉड स्केल पर करते हैं कि इंसानों को पढ़ाना। आप सिर्फ अपनी लेबर की नहीं सोच रहे हैं, ब्रॉड स्केल में बहुत सारे लोगों की सोच रहे हैं, और उनका ट्रेनिंग किस तरह का हो रहा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जो ऑप्शन सी हमें दिया गया है कि लेबर है एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन, जबकि ह्यूमन कैपिटल है स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज जो कि एनहेंस करते हैं उस एफर्ट को। किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उन्हें सिखाया जा रहा है, ये सब मिलके ह्यूमन कैपिटल होता है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन विच हेल्प देयर कंट्री अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डू पीपल गेट मनी फॉर देयर बिजनेस? स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा गौर करिए, कभी कभार आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि ऑप्शन में ही बताया जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है या फिर एक भी पॉसिबल नहीं है, ना नाम दिया अब। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए पर्सनल सेविंग्स और ऑप्शन सी गवर्नमेंट सब्सिडीज़, ये दोनों ऑप्शन ही पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुआ होगा, जो बोथ ए एंड बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है बोथ ए एंड सी अगर दिया हो तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा कि लोग पर्सनल सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के पैसे के लिए, साथ ही साथ अक्सर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स कल के क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें कल के एग्ज़ाम के लिए, और कल ही मिलते हैं।